साथियों नमस्कार। एमपीपीएससी व्यापम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अभय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे और मेंसुरेशन में स्पेशली ट्रायंगल वाला पार्ट हमने देखा था, और आज उसी क्रम में हम लोग ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज हम देखने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं पिछला क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वो क्लास अच्छा लगा है तो आज का क्लास भी आपको बहुत काम का साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम सभी प्रकार के चतुर्भुजों की बेसिक प्रॉपर्टीज और उनके जो फॉर्मूलेज बनते हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। मेंसुरेशन में अगर हमको सारी फिगर और सारी फिगर की बेसिक प्रॉपर्टी उनके फॉर्मूले अगर क्लियर हैं तो यकीन मानिए कि आपने मेंसुरेशन की आधी लड़ाई जीत ली। फिर आपकी हल्की फुल्की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही काफ़ी है व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या होते हैं चतुर्भुज, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उनके फॉर्मूलेज होते हैं। तो ये सब जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लास में हमने ट्रायंगल को पूरा पढ़ लिया था, सभी प्रकार के ट्रायंगल देखे थे और बहुत ढंग से उनको हमने देखा था। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं स्क्वायर की। देखो कोई भी हमारा चतुर्भुज हो, चतुर्भुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं पहले आप वो समझ लीजिए। एक स्क्वायर होता है ना, एक वर्ग होता है, एक वर्ग होता है ना, वर्ग होता है, वर्ग को हम बोलते हैं स्क्वायर। फिर एक वर्ग की तिरछी आकृति समचतुर्भुज होती है, समचतुर्भुज होती है। समचतुर्भुज के बाद आयत होता है, रेक्टेंगल। आयत की तिरछी आकृति को हम बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। और फिर ट्रेपीजियम होता है जिसको हम बोलते हैं समलंब, जिसको हम बोलते हैं समलंब। तो एक मोटे तौर पर ये 5 प्रकार के चतुर्भुज हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक और चतुर्भुज होता है जो विषम बाहु होता है, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, उसको भी हम देखेंगे। तो ये इस एक तरह से आप 6 प्रकार के चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं की आकृति को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपका चतुर्भुज के लेकर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आपके दिमाग में है तो आज की क्लास आपके सारे डाउट्स को खत्म कर देगी। अभी तक जो भी डाउट संशय आपके रहे होंगे इस विषय में, वो आज की क्लास को पूरा देखने के बाद कभी आपको नहीं रहेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट आपके मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए, तो बारी बारी से हम देखते हैं इन सभी 6 फिगर को। तो जो स्क्वायर है हमारा, जो वर्ग है, ये क्या होता है? वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। सभी भुजाएं एक दूसरे के आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और 90 डिग्री पर जुड़ी होती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। भाई अगर हम इसको अगर कुछ नाम दे दें, अगर इसको नाम दे दें, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी और इसको डी बोल दिया। अच्छा, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए और ये भुजा भी ए, और चारों भुजाएं 90 डिग्री पर भी जुड़ी हैं। तो ये क्या है? ये हमारा एक स्क्वायर हुआ। स्क्वायर हुआ यानी कि ये क्या हुआ? एक वर्ग हुआ। वर्ग में क्या होता है? 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी हो गई और 90 डिग्री पर जुड़ी हुई होती हैं। तो भैया कोई भी चतुर्भुज हो, उसका जो क्षेत्रफल होता है, जैसे ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। 1/2 होता था, लेकिन इसमें क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो कोई भी चतुर्भुज हो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल में हाफ क्यों होता है? क्योंकि चतुर्भुज का हाफ करोगे तो ट्रायंगल ही तो बन जाएगा। इसीलिए जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल के एरिया का हाफ हो जाता है। इसीलिए वहां हम 1/2 लगा देते थे। यहाँ 2 ट्रायंगल हैं तो 1/2 हाफ ट्रायंगल, हाफ हाइट का डबल कर दोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी चतुर्भुज हो, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब जैसे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो भैया इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा, आधार कितना है? ए, और ऊंचाई हम इसको ऊंचाई ही बोलेंगे क्योंकि 90 डिग्री पर जुड़ी है। ए इंटू ए यानी बेटा कितना हो गया? ए स्क्वायर हो गया। ठीक है,
तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका यदि आप परिमाप निकालोगे, परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का योग पेरीमीटर, तो बेटा वो कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर अगला होता है हमारा डायगोनल। डायगोनल यानी कि विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण। तो इसका विकर्ण कितना होगा, तो विकर्ण क्या होगा भाई, इसके दो विकर्ण हैं, एक तो AC और एक BD। विकर्ण होते क्या है, विपरीत जो वर्टेक्स हैं, शीर्ष है, उनको मिला दो। तो AC एक विकर्ण हुआ, एक विकर्ण BD हुआ। तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी ये हमको निकालना है। आप अब देखिए, अगर बेटा ये A है और ये A है, तो ये विकर्ण कितना होगा, पाइथागोरस लगाओगे तो ये बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √a² प्लस a²। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a। ये कितना हो जाएगा, √2a, है ना। तो अगर ये a है और ये भी a है और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से इस विकर्ण को हम निकालेंगे, तो √a² प्लस a² है, √2a हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विकर्ण है वो कितना होता है, √2a होता है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक सी इंफॉर्मेशन स्क्वायर के बारे में जो सभी बच्चों को पता रहती हैं कि भाई एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A², परिमाप कितना होता है, चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 4a, और विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, √2a। अब हम वो बात करेंगे जो सभी लोगों को पता नहीं होती। अब हम वो बात करेंगे जो सभी लोगों को पता नहीं होती। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी भैया। उसमें दो बातें आ जाती हैं। एक तो बेटा कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, कोई भी समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, अगर आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, वर्ग में भी ऐसे ही होता है, आयत में भी ऐसे ही होता है। वर्ग की तिरछी आकृति समचतुर्भुज यानी रोम्बस में भी यही प्रॉपर्टी लगती है, और आयत की तिरछी आकृति पैरेललोग्राम में भी यही प्रॉपर्टी लगती है। तो हमारे समानांतर चतुर्भुज चार प्रकार के हो गए, वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज है, आयत भी, समचतुर्भुज भी, और समानांतर भी, पैरेललोग्राम भी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, उनमें उनके दोनों जो विकर्ण होते हैं ना, उनके जो दोनों विकर्ण होते हैं, उसमें विकर्णों की लंबाई के वर्ग का योग, विकर्णों के लंबाई की वर्ग का योग आमने सामने की भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, आमने सामने की भुजाओं के वर्ग के योग। अब यहाँ कितनी भुजाएं, चार हैं, तो ये हो जाएगा 4a² हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। प्रैक्टिकली आप देखोगे, अगर इस वाले विकर्ण की लंबाई निकालोगे D1² की, तो ये 2a² आएगी, और इस वाले विकर्ण की लंबाई भी कितनी आएगी, a² प्लस a², 2a², और दोनों विकर्णों की लंबाई को आप जोड़ दोगे तो 2a² प्लस 2a² कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेटा याद रखना है कि कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, उसके विकर्णों की लंबाई के वर्ग का योग किसके बराबर होता है, चारों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बस त्रिभुज के चतुर्भुज कैसा होना चाहिए, समानांतर चतुर्भुज होना चाहिए। आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। बस कंडीशन ये है। ठीक है, एक बात तो बेटा ये हो गई है ना। अब जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो विकर्ण को लेकर ही बनती है ना। स्पेशल जो प्रॉपर्टी है हम जो बात कर रहे हैं अभी बेटा, वो विकर्ण की ही बात कर रहे हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी हम डायगोनल की ही बात कर रहे हैं, है ना। हम जो अभी पांचों आकृतियां पढ़ने वाले हैं उनके डायगोनल पे हमारा स्पेशल फोकस होने वाला है। तो डायगोनल के बारे में मैंने एक बात आपको बता दी, विकर्ण के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब डायगोनल के संबंध में बेटा एक बात और समझ लो, बाद में हम इसको कंपेरेटिवली भी पढ़ेंगे, सभी फिगर के डायगोनल्स को एक साथ एनालिसिस करेंगे जिससे कंफ्यूजन ना रहे। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, चार भुजाओं की कोई भी आकृति हो, विकर्ण उसमें दो होंगे। ठीक है, दोनों की लंबाइयां यहां बराबर है ना। तो पॉइंट नंबर वन बेटा जो है, पॉइंट नंबर वन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, पॉइंट नंबर वन बन रहा है कि D1 बराबर D2। देखो इसकी लंबाई भी और इसकी लंबाई भी बराबर है। अगर आप विकर्णों की लंबाई निकालें तो भाई ये A है ये है, तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी आ रही थी, इस विकर्ण की लंबाई आ रही थी √2a,
और इसकी भी अगर आप लंबाई निकालोगे तो कितनी आएगी, √2a। तो भैया ये भी √2a और ये भी √2a, तो दोनों विकर्णों की लंबाइयां बराबर हैं। पाइथागोरस से हमने चेक कर लिया, ये भी √2a और ये भी √2a, तो दोनों विकर्ण की लंबाइयां बराबर होंगी। एक बात। दूसरी बात जो होती है बेटा, कि कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, जो विकर्ण है वो एक दूसरे को हमेशा मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, जो विकर्ण है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित को आप क्या बोल सकते हो, बाइसेक्ट करते हैं, है ना। इसका मतलब है कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, मेरे शब्दों को आप ध्यान देना, अपने हिसाब से नोट भी करते जाना। कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो समचतुर्भुज हो, चाहे समानांतर चतुर्भुज हो, कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, उसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, सम द्विभाजित करते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक बीच में काटते हैं वो, ठीक है। तो ये हमारे डायगोनल की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, तो दो बातें हो गई, विकर्णों की लंबाइयां बराबर और विकर्ण एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, मिड पॉइंट पर काट रहे हैं। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर इसके, और बेटा इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये स्पेशल फीचर है आपका वर्ग का। जो तीसरा चौथा पॉइंट हम बता रहे हैं ये वर्ग में स्पेशल होता है, बाकी किसी आकृति में ऐसा देखने को कम मिलेगा। क्या होता है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। तो विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलते हैं, मिलते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आया, जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिल रहे हैं। और बेटा चौथा जो पॉइंट इसमें आता है वो ये है कि ये जो विकर्ण है ना, ये जो विकर्ण है ये बेटा एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये कोण अर्धक होते हैं। जैसे पूरा कोण हमारा 90 डिग्री है, तो उसको आधे आधे में बांट देंगे, 45-45 डिग्री में बांट देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जो विकर्ण है, जो विकर्ण है कोण अर्धक होते हैं, कोण अर्धक होते हैं। जो विकर्ण है वो क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर है, वो कोण अर्धक है, ठीक है। तो वर्ग के संबंध में अगर हम डायगोनल को एनालिसिस करें तो ये डीप एनालिसिस कहलाएगा हमारा। और क्या क्या जानकारी दी गई है कि पहली बात तो जो विकर्ण है, विकर्ण के लंबाइयों का वर्ग का योग चारों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। और ऐसा कहाँ होता है, हर समानांतर चतुर्भुज के अंदर होता है, ठीक है। हर फिगर में मैं ये बात आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाइए। फिर पाइथा चूंकि भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं तो पाइथागोरस लगेगा। और पाइथागोरस से हमको ये समझ में आया कि वर्ग की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल सेम लेंथ होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, कोई भी समानांतर चतुर्भुज, है ना, उन सब के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, और तीसरा और चौथा जो पॉइंट था ये हमारा स्पेशल पॉइंट है, ये हर फिगर में नहीं मिलता। क्या, कि बेटा विकर्ण वर्ग में जो स्क्वायर में जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और साथ ही वो क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं। साथ ही वो विकर्ण क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। अगर आपको इतनी जानकारी स्क्वायर के बारे में पता है तो ये मेरा दावा है कि वर्ग पर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको मिल जाए वो आपके हाथ से जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अलावा स्क्वायर में कुछ भी नहीं होता। नॉर्मली हम क्षेत्रफल और विकर्ण तक ही सीमित होते हैं, है ना। और हमको विकर्णों की जो डीप इंफॉर्मेशन है वो हमको पता नहीं होती। तो ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे सीधे सीधे क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ग के संबंध में जो जानकारियां दी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम वर्ग के बाद बढ़ते हैं अगली आकृति पर। और जो अगली आकृति है हमारी वो है रोम्बस। वो क्या है हमारी, रोम्बस। रोम्बस को हम बोलते हैं समचतुर्भुज।
सम चतुर्भुज। अब नाम से ही स्पष्ट है सम चतुर्भुज, तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम हो, सारी भुजाएं बराबर हों। तो बेटा ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, और ये भी ए। ये जानकारी उन्होंने दे दी। तो आप देखो, ये वर्ग में भी तो यही होता है, वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई भी बराबर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ग होता है और वर्ग की जो तिरछी आकृति होती है, वर्ग की तिरछी जो आकृति होती है वही समचतुर्भुज होती है। वर्ग को आप तिरछा कर दो तो वो क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज बन जाएगा, है ना। तो वर्ग में भी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर और समचतुर्भुज में, रोम्बस में भी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर। तो अब वर्ग से जब समचतुर्भुज बन रहा है तो आप यकीन मानिए वर्ग की ज्यादातर प्रॉपर्टी हमको समचतुर्भुज के बीच मिलने वाली है ना। तो अब हम समझते हैं समचतुर्भुज को, और समचतुर्भुज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पार्ट में से समचतुर्भुज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जरा हम समझें समचतुर्भुज को और फिर उसके फॉर्मूले पर आएंगे। तो बेटा हमने विकर्ण के बारे में देखा था, सबसे पहले आप देखो कि हमने विकर्ण के बारे में देखा था। तो विकर्ण हमारे अगर हम निकालें तो बेटा एक विकर्ण हमारा ये बन रहा है और एक विकर्ण हमारा ये बन रहा है। ठीक है, और इसका नाम हमने दे दिया D1 और इसका नाम दे दिया हमने D2। तो क्या ये समानांतर चतुर्भुज है? भाई आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं, समानांतर है तो सेम लेंथ भी है ना। आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की हैं तो समानांतर भी होंगी। तो ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है। और मैंने अभी अभी बताया था कि समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाइयों का, विकर्ण की लंबाइयों के वर्ग का योग किसके बराबर होता है? चारों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बेटा ये भी किसके बराबर होगा? 4a² के बराबर होगा, है ना। पॉइंट नंबर 1, समानांतर चतुर्भुज होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज में विकर्णों के लंबाई का वर्ग का योग किसके बराबर होता है? चारों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा हम विकर्ण की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। देखो ये चूंकि वर्ग का तिरछा रूप है तो वर्ग की ज्यादातर प्रॉपर्टीज यहां पर आ जाती हैं, है ना। एक ये समानांतर चतुर्भुज भी है तो कुछ जो समानांतर चतुर्भुज में कॉमन बातें होती हैं वो भी यहां पर आ जाती हैं। तो समानांतर चतुर्भुज है तो यहां पर जो विकर्ण है, यहां पर जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं ना। आप लिख सकते हो इसको बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो बिंदु है क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। ये बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, है ना। तो जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट, अब क्या यहां पे विकर्णों की लंबाई बराबर होगी? तो नहीं भैया, यहां विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं है। एक विकर्ण छोटा नजर आ रहा है और एक बड़ा, है ना। ये छोटा है और ये बड़ा। वैसे भी इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है नहीं कि हम पाइथागोरस लगा के विकर्णों की लंबाई निकाल लें। तो यहाँ पे विकर्णों की लंबाई निकाल नहीं पाएंगे हम डायरेक्ट, लेकिन इतना जरूर है कि एक विकर्ण छोटा होगा एक बड़ा। तिरछी आकृति में विकर्ण बराबर हो ही नहीं सकते, है ना। चलो तीसरा पॉइंट ये हो गया। लेकिन बेटा चौथा पॉइंट हमारा, वर्ग में क्या एक प्रॉपर्टी थी कि वर्ग में जो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे, तो बेटा यहां पर भी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। साथ ही बेटा ये कोण अर्धक भी हैं, साथ ही ये कोण अर्धक भी हैं। तो वर्ग की ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी वर्ग की तिरछी आकृति समचतुर्भुज में भी लागू हो जाती हैं। स्क्वायर में ये दोनों प्रॉपर्टी थी, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंड एंगल बाइसेक्टर डायगोनल। यही प्रॉपर्टी हमारी स्क्वायर में थी और यही प्रॉपर्टी स्क्वायर की जो तिरछी आकृति है, रोम्बस जो स्क्वायर से ही बना है, उसमें भी है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि विकर्ण जो है, विकर्ण यानी डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और पांचवी प्रॉपर्टी भी हमारी वर्ग से आ गई कि विकर्ण जो होते हैं, डायगोनल जो होते हैं, वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि विकर्ण कोण अर्धक होते हैं, विकर्ण कोण अर्धक होते हैं।
ठीक है। तो चूंकि रोम्बस जो है ये आपका स्क्वायर की तिरछी आकृति है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी स्क्वायर की इसमें आ जाती हैं कि बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंड एंगल बाइसेक्टर, है ना, डायगोनल। ये दोनों प्रॉपर्टी स्क्वायर की आ गई। डायगोनल की लंबाई बराबर नहीं होगी क्योंकि तिरछी आकृति है, और चूंकि एक ये समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, इसलिए हम बोलेंगे जो डायगोनल है एक दूसरे को मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे। और पहली आकृति हर समानांतर चतुर्भुज में कि विकर्णों के वर्ग का योग चारों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है भाई। चलो, अब आते हैं हम इसके क्षेत्रफल को निकालने पर। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हमें देखना है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो भैया देखो, ये 90 डिग्री है। अब आप समझिए मैं क्या कर रहा हूं, आप ध्यान देना। ये 90 डिग्री है, ये मध्य बिंदु है। तो भैया ये लंबाई कितनी होगी, d1/2, और ये लंबाई कितनी होगी, d2/2। तो अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के, हम ए का मान निकाल सकते हैं। पाइथागोरस लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, ए का मान निकाल सकते हैं। तो बेटा यहां से, या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो भाई, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, सब चीजें हैं। अब ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा के हम ए का मान निकाल लेंगे, एक फॉर्मूला ही हो जाएगा। या बेटा एक ट्रायंगल को ले लो, ये पूरा बेस हो जाएगा, 90 डिग्री से जुड़ा ये पूरा बेस हो जाएगा, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसके क्षेत्रफल को डबल कर दो तो पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक बार आप डायग्राम को देखेंगे तो आप सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो मैं अब इसका क्षेत्रफल निकालूं, तो बेटा अगर मैं केवल इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये होगा 1/2 बेस। बेस हम किसको मान लें, d1 को मान लें, d1 इंटू बेटा हाइट किसको मान लो, d2/2 को मान लो। ठीक है। अब इसका डबल अगर कर दें, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी इतना होगा, तो ये पैरेललोग्राम, इस रोम्बस का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका डबल कर दोगे तो 2 टाइम ऑफ 1/4 d1 d2। तो ये क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/2 d1 d2। ठीक है। तो एरिया जो आ गया बेटा, जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, एरिया आ गया विकर्णों के गुणनफल के आधे के बराबर। ठीक है। तो एक रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 d1 × d2, विकर्णों के गुणनफल के आधे के बराबर होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक। तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हो गया, बहुत मेजर यूज है इस फॉर्मूले का। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे या घर पर जिस भी बुक से पढ़ोगे, इस फॉर्मूले पर बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। अब यहां से हम ए का मान भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। कैसे निकलेगा, ए का स्क्वायर बराबर d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा के हम ए का मान भी निकाल सकते हैं। ए का मान कितना हो गया, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। बेटा 1/4 बाहर आके 1/2 हो जाएगा, तो ए बराबर 1/2, और ये बचेगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब दो को इधर ले जाओ तो 2a बराबर √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दो तो 4a बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। देखो यही बात तो आ गई, मैं यही तो बोल रहा था, विकर्णों के वर्ग का योग चारों भुजाओं के योग के बराबर है ना। तो आप तो बेटा इस कंडीशन को याद रखना, पाइथागोरस लगा के हम ए का मान भी निकाल सकते हैं। बाकी ये बात भी हमने प्रूव कर दी कि दोनों विकर्णों के वर्ग का योग चारों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बात कहाँ कहाँ लागू होती है, किसी भी प्रकार के समानांतर चतुर्भुज में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। आप इसको एक बार नोट कर लें, है ना। और समचतुर्भुज से मिलती जुलती आकृति वर्ग है, तो वर्ग और समचतुर्भुज की काफी प्रॉपर्टियां एक दूसरे से मैच करती हैं।
चलिए तो देखते हैं हम अगली आकृति को। अगली आकृति अब हम आती है रेक्टेंगल। चलिए, रेक्टेंगल तो हमने वर्ग को समझा और वर्ग की तिरछी आकृति समचतुर्भुज को एक साथ समझ लिया। वर्ग समचतुर्भुज एक ही परिवार के दो फिगर, ठीक है। अब रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल में बेटा क्या होता है, चार भुजाएं होती हैं, लेकिन इस बार चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। हाँ, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे ये एल है तो ये भी एल होगा, और ये बेस बी है, बिर्थ है, तो ये भी बी होगी, आमने सामने की भुजाएं। लेकिन ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़ी होती हैं, और ये 90 डिग्री पर जुड़ी हैं, इसलिए ये समानांतर भी होंगी, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल है। अब हमको क्या क्या देखना है इसमें, जो हमने देखा वर्ग में और जो देखा हमने समचतुर्भुज में, वही हमको यहाँ देखना है। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, कोई भी चतुर्भुज हो, एरिया क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो बेटा एल है, और ऊंचाई हमारी बी है, क्योंकि 90 डिग्री से जुड़ी हुई है, इसलिए हम ऊंचाई को हम क्या बोलेंगे, बी। तो एल इंटू बी, ठीक है, क्या हो गया, एल इंटू बी हो गया। अगर हम इसका डायगोनल निकालें, तो डायगोनल अगर हम निकालें तो डायगोनल क्या हो जाएगा भाई, ये एल ये बी 90, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये डायगोनल भी हमारा सेम आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी एल है और ये भी बी है। तो अगर हम डायगोनल की बात करें तो यहाँ पे डायगोनल यानी विकर्ण कितना हो गया, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होंगे, यानी कि दोनों डायगोनल की लंबाइयां क्या होंगी यहाँ पे, बराबर। तो याद रखना, जब भी त्रिभुज में पाइथागोरस लगती है, चतुर्भुज में पाइथागोरस की कंडीशन आ जाए या 90 डिग्री आपको दिख रहा हो भुजाओं के बीच में, वहां पे विकर्णों की लंबाइयां तो बराबर हो ही जाएंगी, ठीक है। तो D1 बराबर D2। चलिए, पेरीमीटर क्या होगी, चारों भुजाओं का योग, तो भैया ये हो जाएगा 2L प्लस 2B। एल एल बी बी, इन चारों को जोड़ोगे तो 2L प्लस बी, ठीक है। तो ये हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए और इतना तो सबको पता होता है, लेकिन हम जा रहे हैं थोड़ा सा डेप्थ में और विकर्णों की स्थिति को हम समझने का कोशिश करेंगे। तो बेटा विकर्णों के बारे में पहली बात हमने पढ़ ली कि यहाँ दो विकर्ण हैं, दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी। फिर बेटा दूसरी बात हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि क्या ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, उसके विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटेंगे। आमने सामने की भुजाएं अगर पैरेलल हैं तो उसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटेंगे। तो यहां लिखेंगे जो डायगोनल हैं, विकर्ण हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित समद्विभाजित करते हैं समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें ले लेते हैं। अब बेटा ये तो क्लियर हो गया कि इसके जो विकर्ण है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन क्या ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, क्या ये कोणार्धक होते हैं, तो ऐसी कोई जानकारी बेटा नहीं है। याद रखिए कि केवल 90 डिग्री पर समद्विभाजित करने वाले कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं केवल वर्ग और समचतुर्भुज। कि एकमात्र वर्ग और वर्ग की तिरछी आकृति में ही विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और कोण अर्धक होते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज के अलावा किसी अन्य चतुर्भुजीय आकृति में ऐसी जानकारी नहीं होती, है ना। तो यहाँ ना तो 90 डिग्री का मामला है, ना यहाँ कोण अर्धक विकर्ण का मामला है। तो बेटा यहाँ केवल दो ही बातें हो गई कि विकर्णों की लंबाइयाँ आपस में बराबर, और विकर्ण जो है एक दूसरे को ना तो 90 डिग्री पर काटेंगे ना कोणार्धक होंगे, हाँ समद्विभाजित जरूर करेंगे क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में होता है। तीसरी बात हम लिख सकते हैं कि विकर्णों के वर्ग का जो योग है वो किसके बराबर होगा भाई, आमने सामने की भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो 2 कॉमन ले लो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो डायगोनल की स्थिति बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, तभी हम इन फिगर्स पर अपनी ग्रिप बना पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियां थी आपके लिए रेक्टेंगल से संबंधित, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर रेक्टेंगल के बाद हम आते हैं रेक्टेंगल की तिरछी आकृति यानी कि समानांतर चतुर्भुज पर।
चलिए, तो अब हम देख रहे हैं अपनी अगली आकृति पैरेललोग्राम। क्या होता है? जैसे वर्ग की तिरछी आकृति को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रोम्बस। वर्ग की तिरछी आकृति को हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। और चूंकि ये वर्ग की तिरछी आकृति है तो प्रॉपर्टीज काफी हद तक कॉमन हो जाती हैं। वैसे ही रेक्टेंगल की जो तिरछी आकृति है बेटा, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पैरेललोग्राम, यानी कि समानांतर चतुर्भुज। इसको क्या बोलते हैं? समानांतर समानांतर चतुर्भुज। ठीक, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये बोला जाता है। ठीक है, तो जरा समझते हैं समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, कैसे होता है। समानांतर चतुर्भुज में बड़े ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको भुजाओं के बीच में 90 डिग्री जैसी स्थिति कोई नहीं आ रही। तो पहले इसकी विकर्ण की स्थिति देख लें। तो देखो बेटा, समानांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना, वो तो बराबर होती हैं, है ना। जैसे ये हमने डायग्राम बना दिया, उस डायग्राम को हम बाद में देखेंगे। ये एल है तो ये भी एल, ये भी तो ये भी। हमने वर्ग आयत की आकृति को तिरछा कर दिया। तो यहाँ पे दो विकर्ण होंगे और दोनों की लंबाइयां अलग अलग होंगी, है ना। तो पहली चीज तो हम लिखेंगे D1 इज नॉट इज इक्वल टू D2। विकर्ण कहाँ समान लंबाई के होते हैं? जहां भुजाएं 90 डिग्री पर जुड़ी होती हैं। केवल वर्ग में और आयत में ऐसा होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल में ऐसा होता है, बाकी सब जगह विकर्णों की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा हम बोलेंगे कि जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो उसके डायगोनल एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटेंगे या बाइसेक्ट करेंगे या समद्विभाजित करेंगे। बस ये दो बातें आती हैं। ठीक है, ना तो विकर्णों की लंबाई बराबर है, हम विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटेंगे। अब 90 डिग्री पर काटेंगे? नहीं। कोण अर्धक होंगे? नहीं। ये तो केवल वर्ग और वर्ग की तिरछी आकृति में होता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया विकर्ण के वर्गों का जो योग है वो किसके बराबर होगा? आमने सामने की भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी भी हमारे यहाँ लगेगी। ये प्रॉपर्टी देखो, ये दो प्रॉपर्टी जो हैं, ये दो प्रॉपर्टी हैं, ये हर समानांतर चतुर्भुज में लगती हैं। विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटेंगे और विकर्णों की लंबाई के वर्ग का योग चारों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, अगर आकृति तिरछी है तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अगर आकृति तिरछी है, जैसे समचतुर्भुज और हमारा समानांतर चतुर्भुज तिरछी आकृतियां हैं, तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर भुजाएं 90 डिग्री पर जुड़ी हैं तो विकर्णों की लंबाई भी बराबर होंगी। अब समचतुर्भुज और वर्ग म, काफी मिलते जुलते हैं, तो यहाँ विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं और कोणार्धक भी होते हैं। तो आपके दिमाग में एक विजन बन रहा होगा, पिक्चर क्लियर हो रही होगी। ठीक, अब हम बेटा इसमें देखते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालें, है ना। अब हम इसमें देखते हैं समानांतर चतुर्भुज में कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। ना तो विकर्णों के बीच में 90 डिग्री है, ना तो बेटा विकर्णों के बीच में 90 डिग्री है। आप देखो, एक विकर्ण हमने ये खींच दिया और एक विकर्ण हमने ये खींच दिया। ना तो विकर्णों के बीच में 90 डिग्री है ना, ना तो विकर्णों के बीच में 90 डिग्री है ना भुजाओं के बीच में 90 डिग्री है। तो यहां पर क्या करें? क्षेत्रफल तो होता है 1 बटे आधार गुणा ऊंचाई। तो बेटा इस डायग्राम में आप देखो, एक ऊंचाई आपको दी जा रही है। तो जब पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आता है तो तीन प्रकार से आता है। जब पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आता है तो तीन प्रकार से प्रश्न आता है। और बेटा वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये फिगर आ गया जिसमें हमको बेस पता है और हाइट भी दे रखी है। तो बेटा यहां पर हम एरिया क्या बोल सकते हैं? यहां पर एरिया हम बोल सकते हैं बेस इंटू हाइट। बेस हमारा ए है और ऊंचाई एच है, तो यहां पर बेटा सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं? बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब भी ये प्रश्न एग्जाम में आया है पैरेललोग्राम का,
तीन प्रकार से इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तीन तरह की इंफॉर्मेशन देकर हमको क्षेत्रफल ज्ञात किया जा पूछा जा सकता है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या होगी, हमको आधार भी देंगे और ऊंचाई भी देंगे। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया, हमारा क्षेत्रफल हो गया बेस इंटू हाइट। ठीक है। दूसरा जो हमारा हो सकता है, दूसरा जो हमारा हो सकता है तो वो क्या हो सकता है, जैसे हमको अल्फा दिया हुआ है, दो भुजाओं के बीच का कोण अल्फा दे रखा है। तो अगर ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो क्या था, बे दोनों भुजाओं का गुणनफल इनटू उनके बीच का साइन थीटा। और बेटा ये ट्रायंगल का डबल हो जाता है, अगर आप डायगोनल खींच दो तो बेटा इसको डबल कर दोगे तो ये दो से दो कट के हमारा जो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कि ए इंटू बी और साइन अल्फा। अल्फा दिया है बीच का कोण, तो ये क्या हो जाता है, ए इंटू बी साइन अल्फा। ठीक है। तो अगर हमको दो भुजाओं की लंबाई दी है और उनके बीच का कोण भी दे रखा है तो हम इसका क्षेत्रफल क्या बोल सकते हैं, ए इंटू बी साइन अल्फा। ठीक है। तो जब भी ये पेपर में प्रश्न पूछा गया, ये तीन प्रकार से पूछा गया। एक, आधार दे दिया, ऊंचाई दे दी, क्षेत्रफल बताओ। इस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आधार और ऊंचाई पर, है ना। दूसरा, हमको दोनों भुजाओं की लंबाई दे दी और बीच का कोण दे दिया, ए इंटू बी अल्फा। ठीक है। तीसरा जो पैटर्न इसमें बनता है वो क्या है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। तीसरा जो पैटर्न बनता है इसमें वो डायगोनल से संबंधित बनता है। मान लो बेटा एक डायगोनल आपको दे दिया, ये डायगोनल आपको दे दिया। ठीक है। अब इस डायगोनल की लंबाई हो गई डी, तो ना तो वो हाइट देंगे ना वो कोण देंगे, आपको ए दे दिया, बी दे दिया और एच। तो ऐसी स्थिति में हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और जितना इस ट्रायंगल का एरिया आएगा उसका उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का आएगा, क्योंकि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में, किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है उसको दो इक्वल ट्रायंगल में बांट देता है, दो समान त्रिभुजों में बांट देता है। तो जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा उतना ही इसका। तो बेटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका पाई, देखो अंडर रूट एस और एस माइनस बी और एस माइनस डी। ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ये हीरोज फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है। ये एक त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसका हीरोज फॉर्मूले से हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी। और यही क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का आएगा, तो बेटा इसको दोगुना कर दो। तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल हो गया। जहां पर एस का मान क्या है, जहां पर एस की वैल्यू क्या है, एस है बेटा तीनों भुजाओं के योग का आधा, तो ए प्लस बी प्लस डी बटे दो। ठीक है। तो पैरेललोग्राम का यानी कि समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम तीन प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला, आधार गुणा ऊंचाई, ये अगर जानकारी दे रखी है। दूसरा, दो संलग्न भुजाएं ए बी और इनके बीच का कोण, तो ए इंटू बी साइन अल्फा। और तीसरा, हम हीरोज फॉर्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और जितना इस ट्रायंगल का एरिया है उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा, तो इस ट्रायंगल के एरिया का दो गुना कर दें तो बेटा वो हो जाता है एरिया। तो ठीक है। तो पैरेललोग्राम के तीन फॉर्मूले बन गए यहाँ पर पैरेललोग्राम के तीन फॉर्मूले बन गए। तीनों में से कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप देख लें, समझ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है। तो बेटा हमने अब
अगली जो आकृति आएगी वो हमारी ट्रेपीजियम आएगी। तो ट्रेपीजियम पढ़ने के पहले हम ट्रेपीजियम पढ़ने के पहले क्या देखेंगे, हम ट्रेपीजियम पढ़ने के पहले एक बार इन चारों आकृति को और एनालिसिस कर लेते हैं। चारों कौन कौन सी, वर्ग, वर्ग की तिरछी आकृति, आयत, आयत की तिरछी आकृति, इन चारों को एक बार हम और एक बार देख लें। तो मैं एक अलग पेज पर इसको आपको बताता हूँ। बेटा वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, इनको कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, जिससे हमारे दिमाग में इसमें कोई भी उलझन, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी संशय ना रहे। तो वर्ग को जब हम तिरछा कर देते हैं, तो वर्ग को जब हम तिरछा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो रोम्बस बन जाता है, यानी कि समचतुर्भुज बन जाता है। ऐसे ही बेटा जब हम आयत को, रेक्टेंगल को हम तिरछा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है समानांतर चतुर्भुज। वो क्या बन जाता है, हमारा समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा वर्ग है, इसको अभी हमने पढ़ा। ये वर्ग की तिरछी आकृति, तो ये वर्ग की तिरछी आकृति, ये समचतुर्भुज है। ठीक है, फिर ये रेक्टेंगल है, आयत है, और ये आयत की तिरछी आकृति यानी कि समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इन चारों आकृति को एक बार हम फिर से कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन इनका करते हैं, फिर हम ट्रेपीजियम और एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल पर जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो बेटा कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, उनके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, अब कंपैरेटिव स्टडी है बेटा, कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, उनके विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं पहले हम वो लिखेंगे। तो बेटा इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, विकर्ण मध्य बिंदु पर काटेंगे, विकर्ण, विकर्ण मध्य बिंदु पर मिलते हैं, मध्य बिंदु पर मिलते हैं, पर मिलते हैं। ठीक है, इसमें भी बेटा यही कॉमन प्रॉपर्टी है कि विकर्ण, विकर्ण मध्य बिंदु पर मिलते हैं, मध्य बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, आयत में भी यही होता है ना, विकर्ण मध्य बिंदु पर मिलते हैं, विकर्ण मध्य बिंदु पर मिलते हैं, मध्य बिंदु पर मिलते हैं। और इसकी भी पहली प्रॉपर्टी यही है, विकर्ण मध्य बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, अब मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा दूंगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, चारों समानांतर हैं, ये आमने सामने की बजाय सब में समानांतर हैं, समान लंबाई की हैं। तो कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, डायगोनल बेटा हमेशा इनके मध्य बिंदु पर बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। दूसरा मैंने जो प्रॉपर्टी इसमें बताई थी बेटा, वो बताई थी कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो उसमें जो विकर्णों के वर्ग का योग है वो चारों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बेटा किसके बराबर होगा, 4a स्क्वायर के बराबर। यहां भी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4a स्क्वायर के बराबर। यहां पर बेटा क्या होगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4, सॉरी 4 नहीं 2 होना चाहिए ना, 2l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चारों भुजाओं का योग। और यहाँ पर भी बेटा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है भैया, ये नाम मैं हटा देता हूँ, आप समझ जाओगे, है ना, नाम से कुछ नहीं, आप तो डायग्राम देख के आप समझ जाओगे क्या है ये। ठीक है, तो वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और समानांतर चतुर्भुज, कॉमन प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी कि भैया इन सब के डायगोनल एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, और
विकर्णों के वर्ग का योग चारों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। ये कॉमन प्रॉपर्टीज, हमने इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती थी वो सब में लिख दी चारों में। अब देखो, अब जहां पर बेटा दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री नजर आता है वहां पर विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती हैं, और जहां पर 90 डिग्री नहीं दिखता भुजाओं के बीच में वहां विकर्ण अलग अलग लंबाई के होते हैं। तो यहां पे तीसरी जो प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या है, D1 वन इज इक्वल टू D2। और बेटा यहां की भी तीसरी प्रॉपर्टी यही है कि D1 वन इज इक्वल टू D2। 90 डिग्री है, पाइथागोरस के हिसाब से हमको पता लग जाता है विकर्णों की लंबाइयां बराबर। लेकिन बेटा यहां पे तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, D1 इज नॉट इज इक्वल टू D2। एक विकर्ण छोटा और एक बड़ा, और सेम हियर यहां पर भी यही होगा कि एक विकर्ण छोटा होगा और एक विकर्ण बड़ा होगा। ठीक, तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा दिमाग में आपके, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि वर्ग की तिरछी आकृति होती है हमारा रोम्बस, है ना, वर्ग की तिरछी आकृति होती है हमारा समचतुर्भुज। तो यहां पे बेटा क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये कोणार्धक होता है, ये कोणार्धक होता है, और ये भी कोणार्धक होता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज केवल और केवल वर्ग और वर्ग की तिरछी आकृति में होती है। तो यहाँ एक स्पेशल बेटा मामला बन जाता है, यहाँ पर स्पेशल मामला बन जाता है। वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, वो हम ऊपर लिख देते हैं इसका चौथा पॉइंट कि विकर्ण विकर्ण 90 डिग्री पर, दोनों के लिए कॉमन है, विकर्ण 90 डिग्री पर मिलते हैं, विकर्ण 90 डिग्री पर मिलते हैं। साथ ही साथ ही ये विकर्ण, ये साथ ही ये कोण अर्धक होते हैं, कोण अर्धक होते हैं, कोण अर्धक होते हैं। तो ऐसा बेटा कहाँ होता है, ऐसा हमारा वर्ग में भी होता है और ऐसा हमारा समचतुर्भुज में भी होता है। इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और साथ ही ये दोनों विकर्ण क्या होते हैं, कोण अर्धक होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा इतना क्लियर मैंने आपको किया है कि अब आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। आप चाहो तो कोशिश करना है इसको एक बार और वीडियो को देख लेना और प्रॉपर नोट्स अपने बना लेना। मेरी इन क्लासेस का उद्देश्य केवल इतना है कि मेंसुरेशन का एक फाउंडेशन आपका तैयार हो जाए, एक बेस तैयार हो जाए जिसमें रत्ती भर भी कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा बेसिक में, तो फिर आप खूब प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल बचे आपको और तो कुछ बचा नहीं है, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बस करना है आपको। बाकी व्यापम के लिए तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने में से ही क्वेश्चन आपका आ जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं वैल्यू रखने वाले आपके। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया वर्ग, वर्ग की तिरछी आकृति समचतुर्भुज, आयत, आयत की तिरछी आकृति समानांतर चतुर्भुज, इनको चारों को कंपैरेटिवली हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा था, ए स्क्वायर, डायगोनल कितना आ रहा था, √2a, है ना। ये एक बार ये और देख लें, एरिया और डायगोनल। ठीक है, डायगोनल और पेरीमीटर बेटा इसका कितना था, 4a। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा था, इसका क्षेत्रफल आ रहा था 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, यहाँ a का मान भी हमने निकाला था √D1/2 का होल स्क्वायर और D2/2 का होल स्क्वायर। पेरीमीटर इसका कितना आ रहा था, 4a। ठीक है, यहाँ पर एरिया कितना आ रहा था, यहाँ पर एरिया आ रहा था हमारा L इंटू बी। ठीक है, पेरीमीटर कितना आ रहा था, पेरीमीटर आ रहा था ट्वाइस L प्लस बी। ठीक है, और डायगोनल विकर्ण कितना आ रहा था, √L² प्लस बी स्क्वायर, √L² प्लस बी स्क्वायर। और इस आकृति में बेटा बहुत सारे फॉर्मूले बन रहे थे, ये कोण वाला भी बन रहा था, डायगोनल वाला भी। तो बेटा यहाँ पर एरिया एक तो बन रहा था बेस इंटू हाइट, दूसरा बेटा एरिया का जो फॉर्मूला बन रहा था वो a इंटू बी साइन अल्फा। ठीक है, और तीसरा जो एरिया का फॉर्मूला बन रहा था वो बन रहा था हमारा हीरोज फॉर्मूले के हिसाब से ट्वाइस इंटू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस डी। तो ये हमारी चारों फिगर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई और आपका पूरा एक बार रिवाइज भी हो गया। ठीक, चलिए, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अब अपनी अगली आकृति, और जो हमारी अगली आकृति है
वो है ट्रेपीजियम। वो हमारी अगली आकृति है, वो ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अगली आकृति बेटा हमने ले ली ट्रेपीजियम। ठीक है, अब ट्रेपीजियम क्या होती है? ट्रेपीजियम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? समलंब। ट्रेपीजियम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? समलंब। एक बार पिछली आकृति को आप नोट और कर लें, है ना, प्रॉपर समय लेके। तो एक बार देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तब जाके हम ट्रेपीजियम पर आएंगे, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे कन्फ्यूजन्स को निकालती है ना। तो जैसा मैंने लिखा है वैसे ही एक पेज पे आप सब कॉपी कर लें। चलिए, तो अब देखते हैं ट्रेपीजियम क्या होता है। बेटा ट्रेपीजियम को हम क्या बोलते हैं? समलंब बोलते हैं। ट्रेपीजियम को हम बोलते हैं समलंब, है ना। अब नाम से क्या स्पष्ट है? समलंब। क्या होता है कि दो पैरेलल साइड्स के बीच में हम जितने भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, सबकी लंबाइयां बराबर होती हैं। जैसे यहां पर बेटा ये, अगर इसका हम नाम दे दें इसको, तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए बी और सी डी हमारी पैरेलल हो गई। ठीक है, ए बी और सी डी क्या हो गए? हमारे पैरेलल हो गए। तो पैरेलल साइड्स के बीच में हम जितने भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, सबकी लंबाइयां बराबर होंगी। इसीलिए बेटा इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं समलंब। इसको हम क्या बोल देते हैं? समलंब, है ना। इनके बीच में जितने भी पैरेलल लाइंस खींचेंगे वो सबकी लंबाइयां बराबर होंगी, तो इनको हम क्या बोलेंगे? समलंब। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है और डायगोनल की स्थिति को भी समझना है। तो पहले विकर्णों की स्थिति को समझ लेते हैं। तो बेटा पहली चीज तो यहाँ पर जितना भी हमने विकर्णों की पिछले फिगर्स में जानकारी ली, वो सारे फिगर हमारे क्या थे? पैरेलल थे, आमने सामने की भुजाएं। अब यहाँ ये दोनों तो पैरेलल हैं, बट ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे बेटा अगर विकर्णों के बारे में बात करोगे, तो पहली चीज, विकर्णों के वर्ग का योग किसके बराबर होगा, है ना। तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि चारों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो बेटा विकर्णों के वर्ग का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा? नॉन पैरेलल साइड्स का वर्ग प्लस टू टाइम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, प्लस टू टाइम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेपीजियम होता है, उसमें विकर्णों के वर्ग का योग किसके बराबर होता है? नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं उनके वर्ग का योग प्लस टू टाइम ऑफ पैरेलल साइड्स का प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज को आप याद रख लेना बेटा। ठीक है, दूसरा ये है कि विकर्णों की लंबाई बेटा यहाँ बराबर नहीं होती, अलग अलग साइज के विकर्ण होते हैं। ये विकर्ण अलग साइज का होगा, ये विकर्ण अलग साइज का होगा ना। यहाँ पर विकर्ण कोणार्धक नहीं, एंगल यहाँ पर जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी नहीं करते। बाइसेक्ट कहाँ करते हैं? केवल समानांतर चतुर्भुज की स्थिति में। तो यहाँ जो दो विकर्ण हैं, ना तो वो लंबाई बराबर हैं, ना ही वो समद्विभाजित करते हैं, ना ही वो 90 डिग्री पर मिलते हैं, ना ही वो कोण अर्धक होते हैं। तो यहाँ कोई विशेष जानकारी डायगोनल के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है ना। बस इतना जरूर है, इसको कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला आप बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि विकर्णों के वर्ग का योग हमेशा किसके बराबर होता है? नॉन पैरेलल साइड्स के वर्ग के योग प्लस ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड्स का प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड्स का प्रोडक्ट। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बाकी अब अगर फॉर्मूले की बात की जाए, तो बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा ये हमको देखना है। अगर बात करें हम फॉर्मूले की, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमको ये देखना है। तो बेटा एरिया का फॉर्मूला अगर निकालते हो, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है बेटा, जैसे हम क्या करते हैं कि ट्रेपीजियम में जैसे खेत का क्षेत्रफल एक पटवारी निकालता है, तो क्या करता है वो? औसत लंबाई गुणा औसत चौड़ाई। वो क्या करेगा? औसत लंबाई गुणा औसत चौड़ाई। तो औसत लंबाई हम इनकी ले लें, तो बेटा ये क्या हो जाएगी? 1/2 ए प्लस बी, 1/2 ए प्लस बी, है ना। जो समानांतर भुजाओं की औसत लंबाई क्या होगी? 1/2 ए प्लस बी। मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ।
इनटू इसमें ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है h, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाता है हमारा ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल। तो 1/2 a प्लस बी इंटू एच, 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो ये ऊंचाई है तो लंबवत वाली स्थिति तो है ही। तो अब इसको आधार गुणा ऊंचाई हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है। तो बेटा हम क्या करते हैं, औसत ऊंचाई कर लेते हैं। अब वैसे तो समानांतर चतुर्भुज कोई भी हो हम आधार गुणा ऊंचाई कर सकते थे, तो यहाँ ऊंचाई तो दी है, आधार अगर हम ए को ले लें तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सामने वाली भुजा छोटी है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो औसत चौड़ाई हो गई है, औसत आधार हो गया, औसत आधार कितना हो गया, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। तो ये आधार गुणा ऊंचाई ही हो गया, आधार गुणा ऊंचाई। तो कोई भी क्षेत्रफल हो, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता था, लेकिन ये समानांतर नहीं है, तो इनको समानांतर बनाने के लिए, इनकी लंबाई को बराबर करने के लिए हमने ए और बी का औसत ले लिया। तो औसत आधार हो गया गुणा ऊंचाई, तो ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ट्रेपीजियम में और इससे ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं है। हालांकि इसके जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसमें मेंसुरेशन के साथ साथ ज्योमेट्री की भी प्रॉपर्टी लग के, एसएससी एग्जाम की अगर बात करें तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन व्यापम लेवल पर अगर प्रश्न इसके आएंगे तो सामान्य फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, तो इससे ज़्यादा डिटेल ट्रेपीजियम के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हमने 5 फिगर एनालिसिस कर लिए, वर्ग, वर्ग के बाद आपका आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और लास्ट में ट्रेपीजियम। ठीक है, अब एक फिगर और एक आता है पेपर में ऐसा, जिसका क्षेत्रफल निकालने में फिर दिमाग चक्कर गिननी हो जाता है, क्योंकि यहां पर हमको 90 डिग्री नजर आ रहा है। अब देखना, यहां पर हमको 90 डिग्री नजर आ रहा है, और अगर पिछले फिगर में यहां पर भी हमको 90 डिग्री नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पर भी बेटा 90 डिग्री नजर आ रहा है, हमको आ रहा है ना, हर फिगर में आपको 90 डिग्री, यहां पर हमको इन भुजाओं के बीच में 90 डिग्री नजर आ गया, वर्ग में हमको, वर्ग में भी हमको भुजाओं के बीच में 90 डिग्री नजर आ गया था। ठीक है, लेकिन बेटा अब जो अगला फिगर मैं बना रहा हूं, मैं एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज ले लेते हैं जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग, अजीब सा, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये प्रश्न भी हमको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बनाते हैं वो फिगर। मान लो कि बेटा एक आड़ा तिरछा एक फिगर हम बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आड़ा तिरछा फिगर हम बनाएंगे, बिल्कुल अजीब सा लगना चाहिए हमको। जैसे इसको ऐसा ले लेते हैं, ये ले लिया, और इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक, अब इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने को अगर आ जाएगा, ठीक है, अगर इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने को आ जाएगा, तब आप क्या करोगे, ए बी सी और डी, ए बी सी डी, अगर इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए आ गया तब आप क्या करोगे। हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कहीं है ही नहीं। ठीक है, इसके विकर्णों को बनाओगे तो वहां भी हमको 90 डिग्री नहीं मिलेगा, है ना। मान लो बेटा ये एक विकर्ण हमने ये बना दिया और एक विकर्ण हमने ये बना दिया, तो यहां पर भी कहीं 90 डिग्री हमको नजर नहीं आ रहा, तब क्या करोगे। तो बेटा तब क्या करोगे, ये प्रश्न है हमारा अब। ठीक है, तो होता क्या है, जब बेटा इस तरह का प्रश्न पेपर में आया है, मैं अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम्स में आए उसके आधार पर, जब भी इस तरह की आकृति हमको देखने को मिली है तो हमको वो एक एक्स्ट्रा चीज वो देते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो परपेंडिकुलर दे देते हैं हर डायगोनल पर। वो क्या करते हैं, वो हर डायगोनल पर एक परपेंडिकुलर खींच के दे देते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ये मान लो डायगोनल डी है, ये परपेंडिकुलर आपका H1 है और ये परपेंडिकुलर आपका H2 है। ठीक है, अब हमको इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो जाएगी। देखो आज की पूरी क्लास पढ़ के कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ गई होगी, हम क्षेत्रफल वहीं निकाल पाते हैं जहाँ 90 डिग्री मालूम हो, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो चतुर्भुज हो, है ना। जहां पर हमको 90 डिग्री का पता है वहीं क्षेत्रफल हम निकाल पा रहे हैं। हाँ, स्केलन ट्रायंगल होता था तो वहां 90 डिग्री नहीं मालूम था, तो हम क्या करते थे, हम फिर हीरोज फॉर्मूला बना लेते थे। ठीक है, तो अमूमन क्षेत्रफल हम वहीं ज्ञात कर सकते हैं जहाँ 90 डिग्री हो। 90 डिग्री से ऊंचाई का पता लगता है, और ऊंचाई का पता लगता है तो आधार गुणा ऊंचाई हमारा क्षेत्रफल बन जाता है।
ठीक है। मगर इस फिगर में कहीं भी हमको 90 डिग्री नहीं दिया था, तो क्षेत्रफल तो हम तो निकालने में असमर्थ थे। लेकिन ऐसे केस में जब एग्जाम में प्रश्न आया है तो वहां पर एक डायगोनल पर शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाइयां दे दी, तो बेटा फिर हमको यहाँ 90 डिग्री मिल गए, और 90 डिग्री हमको मिल गए। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे इस वाले का, तो आधार इसका डी है, डायगोनल डी है, तो बेटा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 डी इंटू H1, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। ऐसे ही बेटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो ये 1/2 आधार कितना हो जाएगा डी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी H2, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। और बेटा इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 है ना, और डी भी कॉमन आ रहा है तो d/2 कर दो, और H1 प्लस H2, ये कितना आ गया, ये एरिया जो आपका आ गया बेटा वो कितना आ गया, dy2 H1 प्लस H2। ठीक है। तो dy2 कॉमन आ रहा है तो वो ले लेंगे, तो बचेगा कितना, H1 प्लस H2। तो बेटा इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आया। ठीक है। तो भाई हमने कितने प्रकार के त्रिभुज देख लिए आज, हमने कितने प्रकार के देख लिए त्रिभुज, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमने देखा था स्क्वायर। ठीक। स्क्वायर के बाद हमने क्या देखा, स्क्वायर के बाद हमने देखा स्क्वायर की तिरछी आकृति रोम्बस, और रोम्बस के बाद हमने देखा आयत यानी कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद हमने रेक्टेंगल की तिरछी आकृति देखी पैरेललोग्राम, और फिर हमने इनको कंपैरेटिवली सबको एक साथ पढ़ा था, और उसके बाद हमने देखा ट्रापेजियम। ये हमारे स्टैंडर्ड फिगर्स हैं। और फिर इसके बाद हमने एक अलग सी आकृति देख ली, एक अजीब सा विषम बाहु चतुर्भुज हम बोल सकते हैं, चारों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। इस केस में फिर हमारा क्या फॉर्मूला बनता है हमने वो भी देख लिया। ठीक है। तो हमने यहाँ पर सभी प्रकार के फिगर देख लिए। फिर हमने, अगर पिछली क्लास आपने पढ़ी हो और आज की क्लास पढ़ी हो, तो मैंने कल आपको बोला था, पिछली क्लास में मैंने बोला था कि भाई कोई भी रेगुलर फिगर जो होती है जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, वह अंतःव्रत और परिगत व्रत पर आधारित प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा उसमें जो रेगुलर फिगर है हमारी वो कौन सी है, स्क्वायर है ना। तो आज हमने जो पढ़ा उसमें रेगुलर फिगर क्या है, हमारी स्क्वायर है। ठीक है। ये हमारा रेगुलर फिगर है स्क्वायर। ठीक है। और इसके अंदर एक व्रत अगर हम बनाएं, इसके अंदर एक व्रत अगर हम बनाएं, ये बड़ा मुश्किल काम है व्रत बनाना, चलो यहां से बनाते हैं। ये बहुत टफ काम हो गया चलो मैं वैसे ही अंदाजे से बनाता हूँ। इसके अंदर जो व्रत बनेगा, इसके अंदर जो व्रत बनेगा वो हर भुजा को मध्य बिंदु पर छूता हुआ निकलेगा, और जो परिगत व्रत होगा वो हर शीर्ष को, वो हर शीर्ष को छूता हुआ निकलेगा। ठीक है। तो आप देखिए कि मैंने कल आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी रेगुलर फिगर हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समषटभुज हो, है ना, कल हमने देखा था अंतःव्रत और परिगत व्रत की स्थिति हमको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो रेडियस हमको पता होना चाहिए, इन सर्किल की रेडियस क्या है और सरकम सर्किल की रेडियस क्या है। इस पर हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे अभी याद आ गया अचानक क्लास खत्म करते करते, इसको मैं और बता दूं आपको। तो बेटा ये स्मॉल आर हो गया और ये कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, कैपिटल आर हो गया। तो अगर अंतःव्रत की त्रिज्या यहाँ पर देखो तो बेटा ये पूरी भुजा ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी।
तो अंतःव्रत की त्रिज्या क्या होती है, वो वर्ग की भुजा के आधे के बराबर होती है, यानी कि साइड अपॉन 2 हो जाएगा, साइड अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, a/2। और अगर आप परिगत वृत्त की त्रिज्या निकालो तो बेटा ये अगर आप पूरा देखो, ये पूरा विकर्ण होगा और ये विकर्ण का हाफ है, तो जो परिगत वृत्त की त्रिज्या है वो क्या हो जाता है, डायगोनल, यानी कि विकर्ण के आधे के बराबर। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो परिगत वृत्त की जो त्रिज्या होती है, जो बड़ा सर्किल है उसकी रेडियस क्या होगी, विकर्ण का, वर्ग के विकर्ण का आधा होगा। अब वर्ण का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2a, और इसका आप आधा कर दो, वर्ग के विकर्ण का आधा कर दो, तो आप देखो √2 से √2 टाइम्स कटेगा, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा a/√2, a/√2। ठीक है, तो हमको स्मॉल आर कितना आ गया, a/2, स्मॉल आर कितना आ गया, a/2, और कैपिटल आर क्या आ गया, a/√2। तो ये हमें जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि इन सर्किल की रेडियस और सरकम सर्किल की रेडियस पर क्वेश्चन हमारे अक्सर बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जितना मैंने पढ़ाया वो आपने गौर से पढ़ा होगा, प्रॉपर नोट्स भी आपने बनाए होंगे, नहीं बनाए तो स्क्रीनशॉट लिए होंगे, नहीं लिए तो बेटा आप दोबारा इस वीडियो को देखना और पूरा बेस क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर ये आपका पूरा बेस क्लियर है तो यही आपकी मेंसुरेशन की क्लास है। आगे तो केवल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बचती है ना। हमको इसी पार्ट में माहिर होना है। तो फर्स्ट वीडियोस में हमने ट्रायंगल का बेस पढ़ा था, सेकंड वीडियोस में हमने क्वाड्रिलेटरल का बेस पढ़ लिया, और अब हम जो थर्ड वीडियो पढ़ेंगे कल, उसमें हम पढ़ेंगे सर्किल का बेस पढ़ेंगे कि सर्किल पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या स्पेशल क्वेश्चंस वहां पर बनते हैं। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे, और हमने बहुत चीज़ें पढ़ ली आज। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमने सारे ट्रायंगल पढ़ लिए, और सभी प्रकार के ट्रायंगल पढ़ लिए, और सभी प्रकार के ट्रायंगल के बाद सभी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए, और उनमें जो इम्पोर्टेंट स्पेशल केसेस हैं वो भी पढ़ लिए। और जाते जाते लास्ट में मैं आपको अनअकैडमी के एक स्पेशल ऑफ़र के बारे में बता रहा हूँ, जिसका आज अंतिम दिन है, और ये बहुत अच्छा ऑफ़र है, इसको आप समझ लीजिए एक बार। और बेटा ये क्या है, देखिए अनअकैडमी ऑफ़र को समझने के पहले सबसे पहले मेरा जो रेफरल कोड है वो आप देख लीजिए क्या है, वो है अभय, ABHAY, अभय मेरा नाम, S LIVE, S LIVE। तो मेरे नाम का जो कोड है, मेरा रेफरल कोड है वो अभय S LIVE है। अगर बेटा आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है हमेशा सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर। ठीक है, तो जो हमारा MPPSC व्यापम स्पेशल प्राइस वीक है, तो स्पेशल प्राइस वीक बेटा 25 नवंबर से चालू हुआ और 30 नवंबर तक वैलिड है, मतलब आज इस स्पेशल ऑफर का आखिरी दिन है। ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर जो हमारी फीस है, जो सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है, प्राइस होता है अनअकैडमी का, वो होता है 16,000 रुपये। लेकिन अगर आप इस पे 15% का डिस्काउंट ले लेते हो तो फिर ये चार्ज कितना हो जाता है, 13,600 रुपये। फिर बाद में आप रेफरल कोड लगाते हो तो कोड का डिस्काउंट के बाद ये प्राइस हो जाता है 12,240 रुपये। तो यहाँ पर 2 डिस्काउंट ऑफर हो रहे हैं आपको, 15% का और 10% का। तो 15% और 10% का डिस्काउंट है, तो जो 16,000 का सब्सक्रिप्शन था वो मात्र 12,240 का सब्सक्रिप्शन रह जाता है। आपको याद हो ये सब्सक्रिप्शन पहले 16,000 का था और 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 14,400 का पड़ता था, लेकिन अब 15% का एडिशनल एक डिस्काउंट गिफ्ट किया जा रहा है 5 स्पेशल वीक में, आज जिसका आखिरी दिन है, और उसके बाद ये डिस्काउंट हो जाता है, डिस्काउंट के बाद डायरेक्ट प्राइस हो जाता है सब्सक्रिप्शन का 12,240। थोड़ा सा आप गंभीरता से सोचो कि 2 साल में अगर आप 12,240 रुपये पे कर रहे हो तो पर मंथ फीस आपकी कितनी पड़ी, मात्र 500 रुपये पर मंथ, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, MPPSC और व्यापम का कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, चाहे MPPSC चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम, और उस एग्जाम में जितने भी विषय हैं उन सबका MP के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है ना।
तो एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपको एमपीपीएससी और व्यापम की सभी परीक्षाओं की पूर्ण तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म के में दिया जाएगा। दुनिया भर के आपके मॉक टेस्ट होंगे, है ना, डाउट सेशंस होंगे। तो बेटा ये सुनहरा अवसर है, एक बहुत अच्छा अवसर है, इसको आप सब्सक्राइब करें। आज इसका चूंकि आखिरी दिन है तो आज अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन जाने ना दें। जो लोग ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी और व्यापम का कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो आज ही इस सब ऑफर को लें और सब्सक्रिप्शन ले लें। याद रखिए मेरे नाम का कोड है अभय एस लाइफ, इसको आप यूज करेंगे तो आपको फाइनली 12,240 रुपए में आपको ये सब्सक्रिप्शन 2 साल के लिए मिल जाएगा और एमपी के टॉप एजुकेटर्स के आप पढ़ के इसका आप पूरा लाभ लें। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और फिर हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।